आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट जो है ना, उसको जब हम उसका मतलब देखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, उसको एकम्प्लिश करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज को मुकम्मल करना। अब इसका नाम कम्प्लीमेंट इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्लीट करता है, या दूसरे वर्ड्स में जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है ये ऑगमेंट करता है, यानी कि इनहेंस करता है। तो अब ये अबाउट 20 प्रोटीन्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम है जो कि बेसिकली काम क्या कर रहा है, जो कि ये काम कर रहा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कंप्लीट कर रहा है या उसको इनहेंस कर रहा है। ठीक है, अब ये काम किस किस तरीके से कर रहा है, इसके जो से बेसिक 3 काम आते हैं हमारे पास। नंबर 1 पे ये जिस सेल के ऊपर एक्टिव फॉर्म में कंप्लीमेंट सिस्टम अटैच हो जाता है, ठीक है, तो उस सेल की लाइसिस करवा देता है, यानी कि सेल की ब्रेक डाउन करवा देता है, सेल टूट जाता है। नंबर 2 पे ये क्या करता है, ये डिफरेंट तरह के इन्फ्लेमेशन के साइटोकाइंस और डिफरेंट तरह के कीमोकाइंस जो है ना वो प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम। उसके नतीजे में साइटोकाइंस और कीमोकाइंस अपना अपना काम करते हैं। कीमोकाइंस न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस को, डिफरेंट तरह के सेल को रिक्रूट करवाएंगे, अट्रैक्ट करवाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे जो सा काम करता है ना वो है ऑप्सोनाइजेशन। नंबर 3 पे जो ये काम कर रहा होता है ना वो होता है ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सा फेगोसाइटोसिस का अमल है ना उसको एनहांस किया जाता है इसके नतीजे में। इसके नतीजे में क्या किया जाता है, जब एक हमारे फेगोसाइट जो से हैं या मैक्रोफेजेस वगैरह हैं जो वो ये चीज को डिटेक्ट करते हैं कि सेल की सरफेस के ऊपर किसी भी किस्म का या कोई एंटीबॉडी अटैच है या फिर एक्टिव फॉर्म में कंप्लीमेंट अटैच है, तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो से है ना उसको, उस वाले सेल को अटैक करते हैं। और जब उसको अटैक करते हैं उसके नतीजे में हमारे जो से हैं फेगोसाइट्स उस वाले सेल को खा लेते हैं, यानी कि उनको उनके पास एक किस्म का एक सिग्नल आ जाता है कि इस सेल को हम लोगों ने खा लेना है। ठीक है, ये ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस हम लोगों ने काफी दफा इसको रिपीट किया होगा। इसके बाद जो हमारे कम्प्लीमेंट के अबाउट 20 प्रोटीन है, उनमें से ज्यादातर जो प्रोटीन्स है ना वो लीवर ही सिंथेसाइज कर रहा होता है। और जब हमारे लीवर में किसी किस्म का मसला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो सा ये कंप्लीमेंट सिस्टम है ना वो डिसरेगुलेट हो जाएगा। जब ये डिसरेगुलेट हो जाएगा, इसकी प्रोटीन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन द एंड हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और पर्सन को बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस है। अब हमारा जो सा है कंप्लीमेंट इसको एक्टिव करवाना है ना, पहले तो ये बॉडी के अंदर क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। अगर ये हर वक्त एक्टिव फॉर्म में मौजूद हो तो क्या हो जाएगा कि ये अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए कंप्लीमेंट को आम रूटीन में, जब बॉडी में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं है, तब इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। इसके जो से एंजाइम्स है, इसके प्रोटीन्स है, वो इनएक्टिव फॉर्म में या प्रो एंजाइम की फॉर्म में मौजूद होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। अब इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 पाथ हैं, 3 पाथवे हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास नंबर 1 है क्लासिकल पाथवे, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से एक्टिवेट होता है। नंबर 2 पे हमारे पास जो पाथवे आता है उसको कहते हैं मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। और नंबर 3 पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे आता है। इन तीनों की हम लोग डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ते हैं। अब जब ये तीनों के तीनों जिनसे हमारे पास पाथवेज बनते हैं ना, हो रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो जो चीजें बनती हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल पाथवे को देखते हैं। क्लासिकल पाथवे में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना है, और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो सा बना है ना उसकी बाइंडिंग अफिनिटी है विद द C1। C1 क्या है, ये कंप्लीमेंट की एक प्रोटीन है। अब जब ये इसके साथ बाइंड करेगी तो क्या होगा कि जो सा ये C1 है ना, C1 जो सा है वो क्या करेगा, एज अ प्रोटीएज काम करेगा। प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला, उनको दूसरे कंपोनेंट में कन्वर्ट करने वाला। तो ये जो सा C1 है ना, ये क्या करेगा, ये हमारे C1 हमारे C2 और C4 जो से ये वाले कंप्लीमेंट की 2 प्रोटीन्स है ना, इनके ऊपर एक्ट करेगा और इनको डिग्रेड कर देगा इनटू द C4A प्लस 4B और C2A प्लस C2B। सही है, यानी कि इसके ए और बी पार्ट में इसको इसने डिग्रेड कर दिया और इसके और बी पार्ट में इसने इसको डिग्रेड कर दिया। इन दोनों के ऊपर जब इसने एक्ट किया तो इसके अंदर जो से हमारे पास बाकी बने ना C4B प्लस 2B, ये दोनों आपस में इकट्ठे रहेंगे। ये दोनों आपस में जब इकट्ठे होते हैं ना मिलके ये एक C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। यानी कि जब ये दोनों इकट्ठे हैं तो मिलके जो काम कर रहे होते हैं ना वो
जो सा एंजाइम बनता है उसको हम लोग कहते हैं C3 कन्वर्टेज, वो प्रोटीन होती है एज अ C3 कन्वर्टेज। पहला बच्चे कहाँ से समझ नहीं आई आपको? क्लासिकल पाथवे से बच्चे? ओके, चलो हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने बात की कि हमारा जो सा कम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, वो आम रूटीन में एक इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। अगर वो हर वक्त एक्टिव फॉर्म में मौजूद होगा तो क्या होगा कि हमारा जो सी बॉडी है ना, उसमें इम्यून सिस्टम ज्यादा एग्रेसिवली काम करना शुरू हो जाएगा और बदले में हमारी अपनी ही बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अभी हमने बात की ना कि ये सेल की लाइसिस करवाता है, तो अगर एक्टिव फॉर्म में मौजूद है तो अपने ही सेल को डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा, उनकी लाइसिस करवाना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा वो सारे नुकसानात आना शुरू हो जाएंगे जो कि हम लोग इसके लिहाज से नहीं चाह रहे हैं। तो आम रूटीन में ये प्रो एंजाइम की फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसको बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है जब कोई पैथोजन आता है इनटू द एक्टिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म में किस किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है? नंबर 1 इज द क्लासिकल पाथवे, नंबर 2 इज द लेक्टिन पाथवे, नंबर 3 पे जो है ना वो ऑल्टरनेटिव पाथवे है। ये 3 नाम है, अभी आपने सिर्फ ये याद रखने। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्लासिकल पाथवे की। क्लासिकल पाथवे में क्या है, इसमें जो सी हमारे पास आती है ना बेसिक चीज, वो आपने याद रखनी है कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी आती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन आता है आपस में, ठीक है। और जो से लेक्टिन है ना, इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी नहीं आ रही, ना ही ऑल्टरनेटिव पाथ में है। जो सी एंटीजन एंटीबॉडी आ रही है ना, वो सिर्फ क्लासिकल पाथवे में आ रही है। अब क्या हुआ कि एक बॉडी में एंटीजन आया, पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी मौजूद थी, ठीक है। दोबारा फिर से बॉडी में पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद थी, ठीक है। अब क्या किया, एंटीबॉडी ने उस एंटीजन के साथ बाइंडिंग कर ली, एंटीजन ने उस एंटीबॉडी ने उस एंटीजन को पकड़ लिया। जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड की तो क्या हुआ कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स। अब जब ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसके साथ इसकी बाइंडिंग यूनिट होती है C1 के साथ। और C1 क्या है? C1 हमारी बॉडी के कंप्लीमेंट प्रोटीन में से एक प्रोटीन है। सही हो गया? ये हमारे पास C1 जो सी है ना, एक प्रोटीन है कंप्लीमेंट की। जब एंटीजन एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेगी तो क्या हुआ कि ये एक्टिव फॉर्म में आके इसने क्या किया, इसने एज अ प्रोटीएज काम करना शुरू कर दिया। और इसकी प्रोटीएज एक्टिविटी होती है ऑन द C2 एंड द C4, यानी कि ये C2 को भी तोड़ फोड़ करेगा और ये C4 की भी तोड़ फोड़ करेगा। सही है, ये उनको डिग्रेड करेगा, उनके ऊपर इसकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होगी। जब ये उनको डिग्रेड करेगा तो ये C4 जो है ना, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए पार्ट में, बी पार्ट में। और C2 के ऊपर जब ये इसकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी आएगा तो ये भी ए और बी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो से इसका 4 का बी पार्ट था और 2 का बी पार्ट था, ये दोनों जब आपस में इकट्ठे मिलते हैं ना, तो इन दोनों के मिलने से जो एंजाइम बनता है ना, उसको हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज, ठीक है। C3 कन्वर्टेज। और जो से इनके दूसरे वाले पार्ट है ना, 4 का ए वाला पार्ट और 2 वाले का ए वाला पार्ट, वो अलग अभी पढ़े हैं, उनका हम लोग बाद में बात करेंगे कि ए वाले पार्ट क्या काम करते हैं। अब जब ये एज अ C3 कन्वर्टेज काम किया इसने, तो इसके नाम से ही हम लोगों को समझ आ रही है कि ये C3 वाला जो सा कंप्लीमेंट प्रोटीन है ना, ये उसको कन्वर्ट करने का इसके पास सलाहियत है। इसके पास सलाहियत है कि ये जो सा C3 वाली जो सी प्रोटीन प्रो एंजाइम के फॉर्म में मौजूद है, ये उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अब C3 टूटेगी जब इसकी C3 कन्वर्टेज से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द C3A प्लस C3B। सही है। अब जो ये C3B बनी है इसके नतीजे में, तो वो क्या करेगी, ये इन दोनों के साथ बाइंड करेगी, C4B प्लस 2B, यानी कि सबके बी पार्ट आपस में ज्वाइन करेगा। ये जो से पहले वाले बने हुए थे 4B 2B, उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। जब जो अब नया वाला बना है C3B, वो इनके साथ बाइंड करेगा। और जब इसके साथ आके, इस वाले के साथ आके 3 वाले का बी पार्ट अटैच होगा, तो जो सा एंजाइम बनेगा उसे कहेंगे C5 कन्वर्टेज। सही है। और इसके साथ भी C3 बना, ए बना था ना, वो अभी लग पड़ा हुआ है। अब ए वाले क्वेश्चन की मैंने आपको बोला है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उनका काम क्या होता है। अब C4B 2B प्लस C3B, अब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर हमारे पास C5 कन्वर्टेज बना रहे हैं।
तो यानी कि इसका हमारे बॉडी के किसके ऊपर एक्ट होगा, कौन से वाली कंप्लीमेंट प्रोटीन के ऊपर एक्ट होगा, किसको कन्वर्ट करेंगे ये C5 प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे। उसको जो सा इनएक्टिव फॉर्म थी ना उसको तोड़ के उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे। जब ये C5 के ऊपर एक्ट करेगा, C5 कन्वर्टेज जो कि 4B 2B 3B पोर्शन से मिलकर बनी है, तो वो क्या करेगी, वो कन्वर्ट कर देगी जो सा C5 वाला पोर्शन है, C5 वाली प्रोटीन है उसको C5A प्लस 5B में। अब जब ये C5A को भी आपने इसके साथ ही अलग रखना है, ठीक है। अब ये वाला जो सा 5B वाला पोर्शन है ना वो आगे आएगा, वो C6 और C7 के साथ बाइंड करेगा। फर्दर आगे उसके साथ और 8 और 9 वाली प्रोटीन है ना वो भी आपस में अटैच कर जाएंगी। जब C5B प्लस C6 7 C8 और C9 सारी की सारी आपस में अटैच हो गई ना, 1 2 3 4 5 5 प्रोटीन आपस में अटैच हो गई है ना, तो इनका एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसके नाम से समझ आ रही है कि ये एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि मेम्ब्रेन को अटैक करना। और इसके नतीजे में क्या होगा, जिस सरफेस के ऊपर ये वाला सारा कंपोनेंट आपस में मिल के अटैच हो गया ना, उस वाले सरफेस में क्या हो जाएगा, उसमें पोर्स बनेंगे और वो क्या हो जाएगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी सेल की। बेसिकली क्या करवाएंगे, उस सेल की लाइसिस करवा देंगी। उसके वही उसका इनका इफेक्ट साइटोटॉक्सिक होता है, इस सेल को तोड़ देते हैं, लाइसिस करवा देते हैं उसकी। सही हो गया, इतना सबको समझ आ गया है। यस मैम। नहीं बचिए, टोटल अटैच हो रहे हैं, जिनको कन्वर्ट करवाना था ना, जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद थे सिर्फ उनको ही कन्वर्ट करवाना था हमने, ठीक है। जो सिर्फ इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद थे हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट करवाना है। अब ये वाले जो है ना इसी फॉर्म में एक्टिव होते हैं, जब ये इसके साथ आके बाइंड कर जाएंगे इसके जीबी वाले पोर्शन के साथ, जब ये सारी की सारी प्रोटीन आपस में अटैच हुई होंगी ना, तो फिर एक हमारे पास पूरा एक वो सिस्टम बनेगा जो कि सही काम कर रहा है। अगर वैसे भी एक्टिव फॉर्म में भी वैसे पड़ी हुई है, सिर्फ अकेली C8 अकेली पड़ी हुई है एक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा कि ये अपना काम नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा कि ये अपना काम नहीं कर पाएगी। इनका काम तभी है जब ये सारे के सारे आपस में इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब ये सारे के सारे आपस में इकट्ठे होंगे तब ये अपना काम करेंगे। वैसे अकेले C8 C9 इनको इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पाथवे की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है लेक्टिन। लेक्टिन वाला पाथवे, उसमें क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है कि कुछ पैथोजिन ऐसे होते हैं जिनके सरफेस के ऊपर मेनोज एक शुगर मौजूद होती है। अब एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं NBL, जैसे हम लोगों ने रिसेप्टर की बात कर रहे थे ना, तब हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा था। इसको कहते हैं मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन, ठीक है। मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन कहते हैं। इसकी एफिनिटी होती है विद द मेनोज। जब भी पैथोजन ऐसा आया है जिसके पास मेनोज है, तो क्या करेंगे, ये उसको पकड़ लेंगे। अब ये जैसे MBL है ना, इसके साथ एक प्रोटीन जो सी है ना वो अटैच होती है, एक एंजाइम अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटीएज, ठीक है। जब ये मेनोज MBL जो है ना मेनोज के साथ बाइंड कर लेगी पैथोजन की सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, ये प्रोटीएज जो है ना इसका इफेक्ट यहाँ पे आके आना शुरू हो जाएगा। ये प्रोटीएज की एक्टिविटी है कि ये C2 को क्लीव करेगा और ये C4 को क्लीव करेगा। जब ये इन दोनों को क्लीव करेगा तो फिर आगे सिंपल यही वाला सारा पाथवे चल जाएगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तो एंड पे साइड की लाइसिस करवा दी जाएगी। MBL सिंपल है बहुत ज्यादा। यानी कि बेसिकली हम लोगों ने आज आके तमाम पाथवे से आना C5 के ऊपर ही है, और आगे हम लोगों ने यहीं से आगे चलना है। अब ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि हमारे जो पैथोजिन है उनकी सरफेस के ऊपर लेट्स सपोज पेप्टाइडोग्लाइकन है, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर काइटिन है, फंगस के अंदर, इस तरह से डिफरेंट जैसे उनकी जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उनके गैस भी तो कोई ना कोई चीज हो सकती है ना। तो उनके साथ जो से डिफरेंट तरह की जो सी हमारी एक्टिविटीज वगैरह डिफरेंट तरह के जो से है ना हमारे इम्यून सिस्टम के वो मॉलिक्यूल्स है ना वो अटैच होते हैं। जब वो उसके साथ बाइंड करते हैं तो क्या होता है कि जैसा ये हमारे पास एंजाइम आपको नजर आ रहा है C3H2O प्लस फैक्टर B, ये बनते हैं।
जब ये कम्प्लेक्स आपस ये बाइंडिंग के बाद जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है फैक्टर बी प्लस C3H2O, तो क्या होता है, बच्चे बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मेनोज है, मेनोज एक शुगर है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए ना हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो बिल्कुल स्टार्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे तब हम लोगों ने रिसेप्टर्स में इसकी बात की हुई है, आपको याद नहीं है? तो हम लोगों ने ये जो सी है ना, ये प्रोटीन है, एक ये मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक प्रोटीन है बच्चे, ठीक है। अब वो उसकी एफिनिटी है मेनोज के साथ, और मेनोज सिर्फ पैथोजन के सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। और जब ये अगर कोई ऐसा पैथोजन आया जिसके सरफेस के ऊपर मेनोज है तो ये प्रोटीन उसके साथ बाइंड करेगी, और इसके साथ जो सा एसोसिएटेड जो सा है ये प्रोटीएज, वो उसको डिग्रेड करेगा, किसको क्लीव करेगा, C2 और C4 को, आगे सारा ये पाथवे चलेगा। अब ये जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया है C3H2O प्लस फैक्टर बी का, इस जो से फैक्टर जो सा है ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसको क्लीव करेगा ये हमारे पास फैक्टर डी। अब ये क्या है, ये फैक्टर डी जो सा है ना, इसकी एक्टिविटी है प्रोटियोलिटिक, ये एक प्रोटीएज है, ठीक है। जब ये इसको एक्ट करेगा तो ये जो सा C3 वाला पोर्शन था ना, ये इसको क्लीव कर देगा इनटू द C3A प्लस C3B, तो हम लोगों ने यहाँ पे बी वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिनसा फैक्टर बी है ना उसको क्लीव करेगा इनटू द कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, प्लस ए वाला पार्ट इसका भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको ये क्लिक करता है इनटू द ए एंड बी पार्ट। C3 को इसने कन्वर्ट कर दिया ए और बी में, अब हमारे पास इन दोनों के बी वाले पार्ट आ गए, C3B कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी फैक्टर बी में से। अब ये जो सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना है ना, ये एक्ट करता है एज अ C3 कन्वर्टेज, जैसे कि यहाँ पे एक्ट कर रहा था C4B प्लस 2B, सही हो गया, यहाँ पे एक्ट कर रहा था C3 4B 2B एज अ C3 कन्वर्टेज, और यहाँ पे जो है ना C3B और कैपिटल बी स्मॉल बी एज अ C3 कन्वर्टेज के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट करेगा इनटू द C3, और आगे सिंपल वही वाला काम चलेगा। लेकिन फर्क इन दोनों में सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला C3 कन्वर्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला C4B 2B वाला कन्वर्टेज है। एक्टिवेशन पाथवे में बच्चे किसी को कोई मसला? ओके, अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, एक चीज नजर आ रही होगी कि जो सा हमारे पास बी वाला पोर्शन है ना, C3B वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। अब उसके हमारे पास और भी तरीके से काफी ज्यादा आ जाते हैं। नंबर 1 पे तो क्या होता है कि ये दूसरे वाले जिनसे है ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ जिनसे उसका कंपोनेंट है, उनके साथ बाइंड करके क्या बना रहा होता है, C5 कन्वर्टेज बना रहा होता है। नंबर 1 पे इंपॉर्टेंस इसकी C3B के इस लिहाज से आ गई। नंबर 2 पे क्या होता है कि जिनसे फेगोसाइट्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, इस तरह के सेल हैं, उनकी सरफेस के ऊपर C3B को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शनलाइजेशन में जो सा बेसिक कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट आ रहा है ना, वो C3B है। और नंबर 3 पे क्या होता है कि जो सा C3B है ना, वो सिग्नल 2 प्रोड्यूस करवा रहा होता है टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन में। और जब सिग्नल 2 प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जैसे एंटीबॉडी है ना, वो ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये C3 पे का ये रोल हो गया कि डिफरेंट तरह की प्रोटीन के साथ मिलकर C5 कन्वर्टेज बना रहा है। नंबर 2 पे ऑप्सनाइजेशन में इसका रोल है, क्योंकि फेगोसाइट्स की सरफेस के ऊपर C3B के लिए ही रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो उसी के जरिए से वो उसको डिटेक्ट करते हैं। और नंबर 3 पे जो है ना, ये सिग्नल 2 प्रोड्यूस करवा रहा होता है इन द पाथवे ऑफ टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन में, और इसके नतीजे में जो बी सेल एक्टिवेट होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब हम लोग कम्प्लीमेंट सिस्टम है उसकी रेगुलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अब क्या होता है कि हम लोगों को चाहे कोई भी सिस्टम है बॉडी का, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, हम लोग उसको अनचेक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उसको अनचेक्ड नहीं छोड़ सकते। अगर वो अनचेक्ड रह जाएगा तो क्या होगा कि वो अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा उसके नतीजे में हमारी अपनी बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1 पे जो सा रेगुलेशन की जाती है ना, वो इस तरीके से की जाती है कि जो सी एंटीबॉडी और मौजूद है, हमारे हमने पढ़ा कि क्लासिकल पाथवे में हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था कि कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करने वाली 2 प्रोटीन है जो कि कंप्लीमेंट फिक्सेशन करती हैं, उनमें आईजीएम और आईजीजी आती हैं। आम रूटीन में भी तो ये बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये कंप्लीमेंट को एक्टिवेट क्यों नहीं करती? ये कंप्लीमेंट को तब तक एक्टिवेट नहीं कर सकती हैं जब तक इनके साथ कोई एंटीजन बाइंड नहीं है। जब इनके साथ कोई एंटीजन बाइंड होगा तो इनमें ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से ये इनकी एफिनिटी हो जाएगी विद द C1 कंपोनेंट, ठीक है। जब इनमें कन्फर्मेशन एंटीजन बाइंड करेगा ये तब ही इनका एफसी पोर्शन जो है ना इन एंटीबॉडी का C1 जो सा कंपोनेंट है उसके साथ बाइंड कर सकेगा। आम रूटीन में नहीं कर सकता। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे जो सा C1 हम लोगों ने बात की थी, क्लासिकल पाथवे में प्रोटीन सबसे पहले आती है जिसकी एफिनिटी है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ। उसका एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है C1 इनहिबिटर। ये उसके साथ क्या कर रहा होता है, ये उसके साथ मुकाबला कर रहा होता है C1 के साथ। यानी कि इसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक रेगुलेट हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास C1 एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो सी है ना, वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जब बाइंड करेगी तब ही जो सा हमारा सारा जो सा सिस्टम है ना, कंप्लीमेंट सिस्टम, वो एक्टिवेट हो पाएगा। अगर इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। नंबर 3 पे क्या है कि जैसे हमारे C3 वाले जैसे ऑल्टरनेटिव पाथवे में हमारे पास हम लोगों ने कहा था C3 आ रहा था, H2O आ रहा था, उसको क्लीव किया जा रहा था C3b में और प्लस C3a में। अब जो C3b है ना, उसको फैक्टर H के साथ बाइंड करके तो उसको क्लीव कर दिया जाता है बाय द जो सा फैक्टर I। जब फैक्टर I इसको डिग्रेड कर देता है ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सा C3b है ना, वो किसी काम का नहीं रह जाता। अब C3b सिर्फ उसी टाइम पे काम कर सकता है जब ये सेल की सरफेस के ऊपर अटैच है, ठीक है। जब ये सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया, सरफेस के ऊपर अटैच हो गया है, तो फिर ये सेफ हो जाता है। यानी कि हमारे जो से फैक्टर H और फैक्टर I है ना, वो भी C3 के भी जो है ना उसके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, उसको डिग्रेड करके उसको इनएक्टिव कर रहे होते हैं। अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में C3 हमारे सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, पैथोजेनिक सेल के ऊपर या कोई भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब ये मौजूद होगा, तभी अपना काम आगे पूरा कर सकेगा। और नंबर 3 पे क्या है कि अब हमारी अपनी बॉडी को भी तो ये अटैक कर सकता है ना इम्यून सिस्टम हमारा। जो सा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना था सारी प्रोटीन्स को लास्ट में मिला के, वो हमारे ह्यूमन सेल्स को भी तो कर सकता है ना, डिग्रेड कर सकता है, उनकी भी तो लाइसिस करवा सकता है। तो हमारी अपनी बॉडी को जो है ना इसके इस इन डेंजरस इफेक्ट से बचाने के लिए क्या होता है कि हमारे जो से हैं सेल अपनी सेल के ऊपर एक फैक्टर होता है जिन्हें कहते हैं डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर DF। वो ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ह्यूमन सेल्स के ऊपर मौजूद होती है। और ये क्या करती है, ये अपने सेल को बचा रही होती है ये कॉम्प्लेक्स से, ताकि सेल टूटे ना। और ये बचा किस तरीके से रही होती है, ये C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज उनसे एंजाइम है ना, उनको नहीं बनने दे रही होती है। जब वो नहीं बने हैं तो ये आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं होंगे। जब ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, लास्ट में हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा कि सेल जो है ना बच जाएगा इन डिग्रेडेशन के इफेक्ट से।